नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और इस हफ्ते के टैक्स मंत्रा में हम बात करेंगे घर या जमीन बेचने पर टैक्स से कैसे मिले राहत। क्या आप जानते हैं कि मकान बेचने पर कितना टैक्स लगता है और कैसे मिल सकती है छूट? क्या सेक्शन 54 और सेक्शन 54 ईसी जैसे प्रावधान आपके काम आ सकते हैं? अगर आप एनआरआई हैं तो टैक्स और टीडीएस के क्या है खास नियम? और अगर आपने घर नहीं खरीदा तो क्या जो आपके अकाउंट में रकम डालने से बच सकता है आपका टैक्स? क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज है अगर कोई आपके अकाउंट में रकम डालता है? तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स मामलों के विशेषज्ञ सीए रमेश प्रभु, जो कि देश के जाने माने प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपर्ट है। वो हमें बताएंगे कि लॉन्ग टर्म गेन कैसे कैलकुलेट करें, टैक्स से बचने के लिए कहाँ निवेश करें, इसके अलावा खेती की जमीन क्या टैक्स के नियमों और क्या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से हो सकता है टैक्स का झटका। तो आइए जानते हैं कैसे बनाए अपने प्रॉपर्टी गेन को टैक्स फ्री, सिर्फ टैक्स मंत्रा में। रमेश प्रभु जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका टैक्स मंत्रा के स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तमाम टैक्स के मुद्दों पर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझूंगा कि जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब उसमें टैक्स की लाइबिलिटी कैसे आती है, और या प्रॉपर्टी बेचते हैं तब कितनी टैक्स की लाइबिलिटी आती है? देखिए, प्रॉपर्टी तो अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग एक बोलते हैं कैपिटल एसेट। जो कैपिटल एसेट है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस तरह का एक दो प्रक्रिया रखा है। और अन्य एसेट भी, जैसा कि पर्सनल इफेक्ट है, ज्वेलरीज है या एग्रीकल्चर लैंड है, उसको कैपिटल एसेट माना नहीं जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अदर देन दैट, तो बाकी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक प्रावधान है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या है? जो प्रॉपर्टी, मान लो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बिजनेस एसेट है या कोई भी कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी है, वो यदि आप 2 साल तक खरीदी करके आपके पास रखते हो और वो 2 साल के बाद आप बेचते हो, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। जिसके अंदर जो भी इनकम मतलब गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और यदि आपका 2 साल के अंदर का है तो सेल, मान लो आज आपने परचेज किया, 2 साल के अंदर आप बेचते हो, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। इस तरह का 2 प्रकार के गेन होती है। मगर जो सिक्योरिटीज़ है, जैसे कि शेयर्स है, बॉन्ड्स है, जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, यदि वो आप 12 महीने तक रोकते हैं तो 12 महीने के बाद आप बेचते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म जो है 12 महीने के अंदर आप बेचते हो तो शॉर्ट टर्म गेन होता है। तो जो गेन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इसके माध्यम से तो आपको टैक्स लगाया जाता है। तो सर, कैपिटल गेन जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, किस तरह से उसे कंप्यूट करते हैं? देखिए, जैसा कि एक बार आपने प्रॉपर्टी खरीदा, मान लो 10 साल पहले आपने खरीदा है, तो आप 10 साल के बाद बेचते हो, तो नेचुरली ये है कि सेक्शन 48 के अंतर्गत जो अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका माध्यम से जो बेचा हुआ है प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, एग्रीमेंट में जो वैल्यू आप दिखाते हैं वो, या स्टैम्प ड्यूटी, हर जगह में क्या है, सर्कल रेट, गाइडेंस वैल्यू रेट या रेडी रेकनर वैल्यू, जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी का माध्यम से वैल्यूएशन करते हैं, ये इसमें से जो मैक्सिमम है उसको लिया जाता है। मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, आपने एग्रीमेंट फॉर सेल में या सेल डीड में दिखाया 1 करोड़ रुपया, जबकि आपका स्टैम्प ड्यूटी रेट आ जाता है 1 करोड़ 20 लाख, तो फिर जो ज़्यादा है, मतलब 1 करोड़ 20 लाख, इसको सेल वैल्यू माना जाएगा। एक बार सेल वैल्यू माना गया तो उसमें जो भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी करते हैं, मान लो मुझे कुछ कंसल्टेंट को पैसा देना पड़ा या उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेज देना पड़ा, इसको डिडक्ट करते हैं। उसके बाद हमें नेट सेल कंसिडरेशन मिलता है। उसके बाद जो आपने खरीदी किया 10 साल पहले का, जिसका वैल्यू जो है उसको लेस करते हुए जो डिफरेंस वैल्यू है, उस डिफरेंस वैल्यू को कैपिटल गेन बोला जाता है। ये 23 जुलाई 2024 के बाद, और उसके ऊपर मान लो टैक्स जो है 12.5% है, जो भी डिफरेंस है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। यदि आप 23 जुलाई 2024 के पहले हैं तो उसका बेचना या खरीदना किया है, तो आपको एक इंडेक्सेशन, जो आपका परचेज वैल्यू है उसको एक कैपिटल इंडेक्सेशन एक दिया गया है। उस कैपिटल इंडेक्सेशन को, जो परचेज प्राइस है या उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट किया, जब भी आपने किया, उसको दोनों को कैपिटल इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है, ताकि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
लिया जाता है। सो सेल कंसिडरेशन माइनस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्स कॉस्ट लेके जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन है, उसके ऊपर जो है आपको 20%, यदि 23 जुलाई 2024 का पहले का है तो 20% इनकम टैक्स भरना पड़ता है, और यदि 23 जुलाई के 24 के बाद है तो आपको 2 ऑप्शन दिया गया है जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट में। एक तो आप ये कर सकते हो 12.5% आप भर सकते हो विदाउट टेकिंग इंडेक्सेशन, यदि इंडेक्सेशन लेते हैं तो फिर आपको 20% इनकम टैक्स भर सकते हैं। और कई सारी प्रॉपर्टी जो होती है हमने देखा है, क्योंकि संपत्तियां जो है आपको गिफ्ट में भी मिलती है, रिश्तेदारों से, इन लॉज से, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी भी होती, तो वहाँ पे कंप्यूटेशन कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, यदि आपको गिफ्ट में कोई दान से मिलता है, आपका पेरेंट्स देते हैं, दूसरा कोई भी देते हैं, तो जिन्होंने खरीदा है, मान लो जिसने आपको गिफ्ट दिया है, हम डोनर बोलते हैं, उन्होंने जब खरीदा है उसका वैल्यू पकड़ा जाएगा एक, और दूसरा उन्होंने जितने पीरियड के लिए होल्ड किया, मान लीजिए मुझे गिफ्ट 2024 को मिला लेकिन मेरा फादर ने 2020 में लिया है, तो 2020 से 24 मतलब ये 4 साल पीरियड भी मुझे माना जाएगा। मतलब मेरा पहले का जिसने खरीदी किया है, जो मेरे को डोनेशन में दिया है, गिफ्ट में दिया है, उनका पीरियड लिया जाएगा और उनका वैल्यू लिया जाएगा। उस हिसाब से आपको कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म माना जाएगा। सर, सेक्शन 54 के अंतर्गत रेजिडेंशियल हाउस कोई बेचने पे किस तरह के एग्जम्पशन जो है वो मिलते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं? बराबर। देखिए, नॉर्मली जब आप एक घर खरीदते हो तो नॉर्मली आप घर बेच के शायद घर खरीदते हैं, तो इसके लिए सेक्शन 54 एक प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में दिया है जिसको सेक्शन 54 बताया जाता है। यदि आपका रेसिडेंशियल घर है, बराबर है, तो आप जो रहने का घर है, रेसिडेंशियल घर है, यदि वो बेच के आप नया रेसिडेंशियल घर लेते हो तो आपको सेक्शन 54 का अंतर्गत एग्जाम्पशन मिलता है। लेकिन उसको कंडीशंस है, हर जब भी आपको कोई एग्जाम्पशन देते हैं, डिडक्शन देते हैं, कुछ ना कुछ शर्तें डाला जाता है। इसमें महत्वपूर्ण शर्तें ऐसे हैं, एक, आप जब भी नया घर लेते हो तो एक महत्वपूर्ण है कि आप जो बेचा हुआ है वो भी रेसिडेंशियल घर होना चाहिए और नया लेने वाले भी वो रेसिडेंशियल घर होना चाहिए। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि आपका ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो भी हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण है, आप जो 54 का एग्जाम्पशन लेना है तो जो बेचा हुआ घर उसके 1 साल पहले, मतलब 1 साल पहले तक आप जो नया घर लिया है तो आप एग्जाम्पशन के लिए अलाउड है, या बेचने के बाद 2 साल के अंदर वो पैसे को आप निवेश करके नया घर ले सकते हो। या तीसरा, यदि आप कंस्ट्रक्शन करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, कई बार हम खुद का खुद डेवलपमेंट करते हैं, तो आपको 3 साल का मुद्दत दिया गया। मतलब खरीदना है तो 1 साल का पहले भी खरीद सकते हो, बेचने का 1 साल के पहले, या बेचने के बाद 2 साल के अंदर आप नया घर खरीद सकते हो। ये एक पहला। दूसरा, यदि आप बांधकाम करते हो तो 1 साल पहले का आप शुरुआत बांधकाम कर सकते हो और फिर बेचने के बाद 3 साल तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हो गया, लेकिन कहीं और निवेश करते हैं तो सेक्शन 54F के अंतर्गत कहाँ एग्जम्पशन मिल सकता है? देखिए, आपको ये जो चीज़ है, जैसा मैंने बताया, 1 साल पहले या 2 साल के से बेचने का 2 साल के अंदर आपको लेना है, या कंस्ट्रक्शन 3 साल, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते, बेचने के बाद हमको लगता है कि भाई हमको और वक्त चाहिए समझने में, करने में, लेने में, तो आप क्या है, एक कैपिटल गेन्स अकाउंट एक स्कीम है इनकम टैक्स एक्ट में। आप जो नेशनलाइज बैंक है या जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उधर कैपिटल गेन अकाउंट्स है, खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वगैरह आपको मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह में है, तो आप उधर जाके कैपिटल गेन अकाउंट ओपन कर सकते हो। कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करके जो रिटर्न फाइल करने के पहले आप पूरा का पूरा निवेश कैपिटल गेन अकाउंट में डाल सकते हैं, ताकि वो कैपिटल गेन अकाउंट में जब आप पैसा निवेश करते हो तो आपको तब तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और यदि 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप उसको निकाल के आप नया घर लेते हो, या आप उसको क्या करते हो 3 साल के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है उस अकाउंट में?
नॉमिनल है 5 to 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको इनकम टैक्स रेट तो मिलेगा ही, टैक्स तो और और वहां इंटरेस्ट पर तो ही वो मिलेगा। अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा स्टेट बैंक में ही? स्टेट बैंक या कैनरा बैंक, जहां ये स्कीम अवेलेबल है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में अवेलेबल है, आप कोई भी बैंक में वो ओपन कर सकते हैं। और आपको बताना पड़ेगा कि ये कैपिटल या गेन फिर किसी स्कीम है। बॉन्ड्स में या किसी इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर सकते हैं तो पूरा टैक्स फ्री हो जाए, मतलब जो कमाई हुई है प्रॉपर्टी बेच के उस पर टैक्स नहीं लगे? हाँ बिल्कुल, देखिए वो सेक्शन 54EC है। मतलब देखिए हर अलग अलग एग्जाम्पशन है। जैसे कि आपको पता चला कि नहीं नहीं मुझे तो अभी प्रॉपर्टी में नहीं डालना है, मैं ऐसा कोई बॉन्ड में डालना चाहता हूँ ताकि मेरा पूरा का पूरा निवेश तो टैक्स फ्री हो, ताकि मैं उसमें इनकम टैक्स भी कमाऊँ, उसके बाद जो है टैक्स भी नहीं लगूँ। तो एक सेक्शन 54EC है, उसके माध्यम से आप निवेश उधर कर सकते हैं। ये जो है REC लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ये है, उसमें डाल सकते हो। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उधर आप डाल सकते हो। और NHAI में? हाँ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी ऐसा स्कीम लाया है। तो रेलवे जो कोई अथॉरिटीज है, कंपनीज वगैरह हैं जहां पर आप जिनमें पैसा निवेश करें? आजकल के दिनों में स्टार्टअप्स काफी प्रचलन में है, सरकार भी चाहती है कि स्टार्टअप्स तेजी से आगे बढ़े, तो अगर वहां पे अगर वो पैसा कमाया जाता है या फिर घर बेच के खुद कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो वहां पर टैक्स बच सकता नहीं है? वो मैं आऊँगा, वो भी एक प्रावधान है। लेकिन मैं अभी आपको EC के बारे में बताता हूँ ताकि इधर भी कोई कंडीशंस है। ओके। हर जो कलम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। ओके। दूसरा, आपको 6 महीने के अंदर इसको निवेश करना है। तो इस तरह का प्रावधान है। और आप इसको इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 5 साल तक आपको रखना पड़ेगा, और 5 साल के बाद आप विड्रॉ करके आप किधर भी यूज़ कर सकते हो। ये 54EC है, अलग अलग बॉन्ड में डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख का ही एक लिमिट है। अभी जो आपने बात की वो बहुत मतलब स्टार्टअप के अंदर मैंने घर बेचा, मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मुझे घर प्रॉपर्टी थी, पिताजी ने बहुत मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई थी और मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ पे मेरे गांव में नहीं जाने वाला हूँ, वो सारी प्रॉपर्टी जो है गांव की वो मैं बेच रहा हूँ, और उसके बाद जो पैसा आया, बड़ा पैसा आया, और उससे मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। तो कौन सा बिजनेस ऐसा शुरू करूँ जो मैंने प्रॉपर्टी मेरे गांव की बेची है जिसमें बड़ा पैसा आया है और उस नए बिजनेस में डालता हूं तो मैं टैक्स बचा सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप एक MSME जिसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हम बोलते हैं, उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। वो MSME जो एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट के साथ आपको रजिस्टर करना है, और उसमें आप इक्विटी कैपिटल डाल सकते हो। और दूसरा जो है, आप जो खुद का बिजनेस जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप, तो आप स्टार्टअप के साथ रजिस्टर करके उधर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट निवेश कर सकते हो। लेकिन कितना? मिनिमम आपका जो निवेश है वो स्टार्टअप में वगैरह, आपका मिनिमम 25% होल्डिंग उसमें होना चाहिए। और पूरे का पूरा अमाउंट आप डाल सकते हो, जितने भी अमाउंट आप डालोगे पूरी कैपिटल की पूरी मैंने कंपनी शुरू कर दी स्टार्टअप की, हाँ, तो उसमें आप डाल सकते हो वो, मगर आपको 5 साल तक वो रखना पड़ेगा, आप बेच नहीं पाओगे। और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका पूंजी तो किधर ना किधर से आना है, और यदि आपको बिजनेस भी प्रमोट करना है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रावधान दिया है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप आगे का कार्रवाई कर सकते हो। स्टार्टअप में कर सकते हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में आप कर सकते हो। और एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण आपसे समझना चाहूँगा, जबकि भारत एक खेती प्रधान देश है, कई सारे लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो एग्रीकल्चर लैंड को अगर अब बेचा जाता है तो उसमें टैक्स की लायबिलिटी आती है। जिस तरह से हमने देखा कि एग्रीकल्चर की जो कमाई है वो टैक्स फ्री है, तो एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री से जो कमाई होगी उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है, और वहाँ पर और कैसे टैक्स बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए हमें समझ जाए कि जो एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर इनकम है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के हिसाब से वो एग्जेम्प्टेड है। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी है, कैपिटल असेट है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता है। मतलब एग्रीकल्चर में 2 प्रकार का लैंड है। एक तो रूरल एरिया में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका 8 किलोमीटर के बियॉन्ड है, जहाँ 10,000 के कम जो आबादी है, तो उसको हम रूरल एरिया बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है। यदि आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो, खरीदते हो या उसके ऊपर कोई इनकम करते हो, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है,
उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। मगर जो सवाल आता है कि मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है और मैं जो है 10 किलोमीटर के अंदर है, तो ये इसको कैपिटल एसेट माना जाता है। मगर ये आप जो है मिनिमम 2 साल उसके बाद खेती करते हो, फार्मिंग करते हो और आप इसको बेचते हो और उसके बाद आप उसको निवेश करना चाहते हो, अगेन एग्रीकल्चर लैंड, वो रूरल एरिया में भी कर सकते हैं, अर्बन एरिया में भी कर सकते हैं, तभी आपको वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। लेकिन अर्बन एरिया का है तो मतलब म्युनिसिपल एरिया के अंदर है या 8 किलोमीटर के अंदर है, यदि 8 किलोमीटर के बाहर है रूरल एरिया में जहाँ 10,000 के नीचे आबादी है तो पब्लिश उसको रूरल एरिया बोलते हैं, तो उसमें तो कोई कैपिटल गेन का कोई सवाल नहीं आता है। आप एग्रीकल्चर लैंड ले लो, एग्रीकल्चर लैंड बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्बन एरिया का फार्म लैंड बहुत सारा लोग है, उधर थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं। बिल्कुल। अब आजकल जिस तरह से सरकार के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें सरकार के द्वारा ज़मीन को एक्वायर भी किया जाता है और एक्वायर करने के बाद जो कंपनसेशन होता है वो बड़ी राशि में कंपनसेशन दिया जाता है, तो उस कंपनसेशन पे क्या टैक्स देना पड़ता है या पूरी तरह से वो टैक्स फ्री है? नहीं अनुराग जी ने आप ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि आज जिस तरह से जो गवर्नमेंट हाईवे, रोड्स, रेलवेज, मेट्रोस और ख़ास करके जो एक्वायर कर रहा है बहुत बड़ा मेहरबानी में कर रहा है। और जैसा कि 2013 का जो कायदा है उसके अंदर यदि रूरल एरिया में आप लेते हो, आपको ज़मीन का कीमत का, गवर्नमेंट का वैल्यू का 4 टाइम्स आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, और यदि अर्बन एरिया में है तो लगभग 2 to 3 टाइम्स आपको मिलता है, मतलब बहुत बड़ा राशि मिलता है। मगर ये दिक्कत यही है कि आपको राशि तो मिलता ही है, कई बार राशि किस्से में दिया जाता है, मतलब आज एक दिया जाता है, बाद में थोड़ा सा दिया जाता है। तो उस टाइम में क्या किया जाता है, जब जब आपको पैसा मिलता है उसको आपको कैपिटल गेन में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया आपको 54 EC है, या आपको नया घर लेना है उसमें आप डाल सकते हो, या उसको आप कैपिटल गेन अकाउंट में भी डाल सकते हो। इस तरह का आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन जो ये जो पैसा है जब आएगा तब, कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि हम एक्विजिशन किया जाता है और गवर्नमेंट का वैल्यू कम होता है, हमको जो अमाउंट मिलता है कम मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको जाते हैं कोर्ट कचहरी में, और कोर्ट कचहरी में जाके उसका वैल्यू बढ़ जाता है और फिर हम डिफरेंशियल वैल्यू भी कोर्ट हमें प्रावधान करते हैं। जब वो मिलता है उस टाइम में भी आप जो है कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स भर के उसको निवेश करना है तो निवेश भी कर सकते हैं, कैपिटल गेन भी आप टैक्स भर सकते हो। इस तरह का प्रावधान कायदे में दिया है। सर, अब हमारे पास आखिर के 5 मिनट बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की मेरी मंशा होगी, क्योंकि आपका जो एक्सपर्टाइज है, जो सालों से आप इसके अंदर एक्सपर्टाइज रखते हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगा, बहुत से मौक़ों पर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, Correct. तो वहाँ पर किस तरह से लायबिलिटी बनती है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा भी सवाल है, क्योंकि आजकल जो शेतकरी है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर लोग हैं, वो डेवलपर को पूरा ज़मीन बेचते नहीं, वो भी उसका प्रॉफिट के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं। ज़मीन मालिक जो है ज़मीन देते हैं और डेवलपर जो है अपना एक्सपर्टीज़ पैसे लेके आते हैं। उस टाइम में जब भी आपको 2 प्रकार का अगेन उसमें व्यवहार होता है, एक होता है आपको रेवेन्यू शेयरिंग, दूसरा होता है एरिया शेयरिंग। एरिया शेयरिंग का मतलब ये है कि जब भी आप मान लो 100 फ्लैट बनने वाला है, आपको 40 फ्लैट दिया जाता है। जब आपको 40 फ्लैट देते हैं तो सवाल ये आता है कि आपको टैक्स कब देना है। इमीडिएटली 40 फ्लैट के ऊपर आपको टैक्स भरना है जॉइंट डेवलपमेंट में, ये तो नामुमकिन है। इसके लिए सेक्शन 45(5)(a) करके इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान दिया है। उसका माध्यम से क्या होता है, जब आप वो फ्लैट जो है बेचोगे उस टाइम में आप ले सकते हो, या जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, पार्ट कंप्लीशन है फुल कंप्लीशन, उस टाइम में जो स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू है वो पकड़ा जाएगा, उस वैल्यू के हिसाब से आपको टैक्स भरने को आएगा। तो पोस्टपोनेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी जब आप जॉइंट डेवलपमेंट में जाते हो, ये एक प्रावधान HUF के लिए और अपना खास सेल्फ इंडिविजुअल को दिया है। सेल्फ रीडेवलपमेंट के अंदर भी इसी तरह का प्रावधान है, वहाँ पर नियम अलग है? नहीं, देखिए सेल्फ रीडेवलपमेंट आप करते हो, आप खुद का डेवलपमेंट करते हो, मे बी एज अ हाउसिंग सोसाइटी है, या आप अपार्टमेंट एक्ट में करते हो, या कंपनी में करते हो, खास अपना इंडिविजुअल भी करते हो, तो आप किधर भी किसी को बेचते नहीं हो, करते नहीं हो, कुछ नहीं, आप खुद का खुद मकान तोड़ के नया मकान बनाते हो, तो इधर कोई ट्रांसफ़र तो होता नहीं है। फिर भी
हाउसिंग सोसाइटी यदि रीडेवलपमेंट करती है, सेल्फ रीडेवलपमेंट करती है, तब उनको एक परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट दिया जाता है, जिसके माध्यम से ओल्ड फ्लैट आपका ये था, नया फ्लैट ये है, तो तभी जो आपको नया फ्लैट मिलता है उसको हम ट्रांसफ़र मान सकते हैं ओल्ड फ्लैट के सामने, और फिर वो आप निवेश वापस करते हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा जो टैक्स है और टैक्स एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 54 जो हमने शुरुआत किया, क्योंकि ओल्ड घर आपने बेचा, नया घर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो सवाल हमारे कई सारे दर्शक हमें भेजते हैं वो है एनआरआईज के द्वारा अगर प्रॉपर्टी बेची जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं एनआरआईज भी प्रॉपर्टी बेचते हैं मुंबई जैसे शहरों में, तो उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कैसे आती है और एनआरआईज किस तरह से अपना जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो प्रावधान एक इंडिविजुअल को है वो भी इंडिविजुअल है, एनआरआई है, तो उनको भी वही जितना भी हमने अभी बात की सेक्शन 54 ईसी, वो पूरा का पूरा प्रावधान उनके लिए भी लागू है। मगर जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने जो किया है वो है, मान लो एनआरआई आपको पता है उसके पास जो नॉन रेसिडेंट है, आपको पता भी है, उसका पैन कार्ड भी वही बताता है और उसका पासपोर्ट भी वही बताता है, तो इस तरह से आप जब भी उनको पेमेंट करोगे, आप फ्लैट खरीदी करते हो, आपको यदि लॉन्ग टर्म असेट पता है तो आपको 20% मिनिमम टीडीएस करना होगा, टैक्स डिडक्शन सोर्स करना होगा। और दूसरा जो यदि शॉर्ट टर्म आपको पता है कि उन्होंने अभी भी खरीदा और 2 साल के अंदर बेच रहे हैं, तो फिर आपको 30% टीडीएस करना है। ये अंडर सेक्शन 195 का माध्यम से ये आपको बिल्कुल करना है। यदि आपका जो एनआरआई नहीं है और इंडियन है, तो अल्टीमेटली टीडीएस भी उधर भी लागू है। 194(1) IA का माध्यम से आपको जो 50 लाख का नीचे वैल्यू है उधर टीडीएस नहीं है। यदि 50 लाख के ऊपर का वैल्यू है, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सेल कंसिडरेशन है, तभी आपको जो कंसिडरेशन अमाउंट है उसका 1% आपको डिडक्ट करके टैक्स को भरना है। ये किसको भरना है? परचेजर को भरना है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। तो इस तरह का प्रावधान भी, टीडीएस का भी प्रावधान है। और इनकम टैक्स, जैसे आपने एनआरआई की बात की, तो यदि वो बाहर का इनकम तो उनको टैक्सेबल नहीं, हिंदुस्तान का प्रॉपर्टी है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भर के जो नॉर्मली वर्किंग होता है सेक्शन 48 के हिसाब से, मैंने जैसा बताया, सेल प्राइस ये है तो परचेज प्राइस में ये था, इंडेक्सेशन मैंने ले लिया, तो डिफरेंशियल जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर उनको टैक्स आइदर 20%, यदि वो इंडेक्सेशन के साथ लेना चाहते तो इंडेक्सेशन का बिना करना है तो उनको 12.5% इनकम टैक्स कैपिटल गेन के ऊपर भरना है। बिल्कुल। आपने सर टीडीएस की बात करी, तो पूरी जब प्रॉपर्टी की खरीद की बिक्री की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें टीडीएस का भार कितना होता है? किस तरह से लोगों को टीडीएस जमा कराना चाहिए कि बाद में रिटर्न फाइल करते समय दिक्कत नहीं आए और ओवरऑल लायबिलिटी है वो कम रहे? नहीं बिल्कुल, देखिए टीडीएस एक जिम्मेदारी है जो परचेजर है उसके ऊपर डाला है, मोर देन 50 लाख का, जैसा मैंने बताया। तो आपको जब भी आप इंस्टॉलमेंट भरते हो, एक ही बार नहीं भरते हो, तो जब आप डिडक्ट करते हो तो आपको 1% टीडीएस 50 लाख के ऊपर का प्रॉपर्टी है तो आपको करना है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप जो है परचेज कर रहे हो, लेकिन जिससे परचेज कर रहे हो उसके पास पैन नंबर है तो 1% है। मान लो उनके पास पैन नंबर ही नहीं है, तो फिर आपको हाईएस्ट इनकम टैक्स काटना पड़ता है, जिसका 20% इनकम टैक्स काट के आपको जमा करना पड़ेगा। फिर वो सामने वाला जो भी है तो पैन नंबर लेके करके तो फिर वो रिफंड भी ले सकते हैं। और जैसे ही टीडीएस होता है तो इनको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना पड़ेगा, क्योंकि 26 AS में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इनकम डिपार्टमेंट को पता चलता है कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी बेचा है। आजकल सारी चीजें हाँ ऑनलाइन होती जा रही, तो वक्त की कमी है रमेश प्रभु जी, लेकिन आज आपने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, कैपिटल गेन से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी में जो आपको खरीदने बेचने पर किस तरह का टैक्स लगता है, किस तरह से आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी आती है, तो इन तमाम मुद्दों को काफी बारीकी से समझाया। जो सालों का एक्सपीरियंस है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं उनके काम आएगा। रमेश प्रभु आज हमारे स्टूडियोज में आए और उन्होंने घर खरीद बिक्री पर जो तमाम तरह की लायबिलिटी होती है, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई, कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी हुई, वो बारीकी से समझाई। तो टैक्स मंत्रा के शो में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।